हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक नंबर 4 जो है वेंटिलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए, जो मैं सारा डेटा कलेक्ट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 टॉपिक्स है, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3। ये मैं पहले देखता हूँ सोर्स ए को, सोर्स बी को, सोर्स सी को, और जिस सोर्स का कंटेंट कंप्लीट होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है उस सोर्स में से मैं आपको वो वाला टॉपिक पढ़ा लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अच्छा है कोई कंटेंट, तो वो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कंटेंट पढ़ने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। कोई किसी बुक से है कंटेंट अच्छा, तो वो मैं आपको वहाँ से पढ़ाता हूँ। ठीक, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जितना भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है वो सिर्फ मोर देन एनफ नहीं है, वो कंप्लीट है। ठीक, वो कंप्लीट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन होता है एयर का लंग्स के अंदर जाना और लंग से बाहर निकल जाना, इसी को हम बोलते हैं वेंटिलेशन। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक, तो नॉर्मल वेंटिलेशन होती है हमारी 500 ml। ठीक, करस्पॉन्डिंग टू टाइडल वॉल्यूम। देखिए, हम जानते हैं एयर के लंग्स के अंदर कितना एयर जा रहा है, नॉर्मली 500 ml, बाहर भी आ रहा है 500 ml। देखिए, अभी PO2 के वैल्यूज याद रखने हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। एनवायरमेंटल एयर में कितना होता है? 160 mmHg होता है। ठीक, 21% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसके बाद देखिए, जो ही ये ऑक्सीजन, जो ही ये एयर हमारी रेस्पिरेटरी ट्री के थ्रू पास होती है, तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन दिस रेस्पिरेटरी ट्री दिस गेट्स ह्यूमिडिफाइड, और जो अब इसका PO2 है वो कम हो जाता है टू 150 mmHg। ठीक, तो हमने क्या कहा? PO2 एनवायरमेंटल एयर का था 160 mmHg, PO2 इंस्पायर्ड एयर का है 150 mmHg। इसके बाद जब ये एल्वियोले में पहुंचेगा और ह्यूमिडिफिकेशन के कारण इसका PO2 डिक्रीज होके हो जाएगा 104 mmHg। और फिर जब हम इसको एक्सपायर करेंगे तो एक्सपायर करते टाइम कितना होता है? 120 mmHg। देखिए, आपको पता होगा जब हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करते हैं, जब किसी को ज़रूरत पड़ती है, ठीक, इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो जो हम उसको हमारी ब्रेथ प्रोवाइड कराते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होता है, और वो कितना होता है? वो 16% ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो यही जो 120 mmHg वाला ऑक्सीजन है करस्पॉन्ड्स टू 16% ऑफ द ऑक्सीजन, यही दिया जाता है किसको? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में एक पेशेंट को, जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेट। ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, और नॉर्मली ये कितना होता है? 0.8 होता है। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेट। ठीक, तो वेंटिलेशन हो गया। इसके बाद देखिए मिनट वेंटिलेशन। ये टॉपिक बहुत आसान है। देखिए, वेंटिलेशन आपको पता है। अब मिनट वेंटिलेशन, 1 मिनट में कितना वेंटिलेशन हो रहा है? तो वेंटिलेशन नॉर्मली होता है टाइडल वॉल्यूम के बराबर। 1 मिनट में हमारी कितनी रेस्पिरेटरी रेट है, तो उससे हमें मिल जाएगा मिनट वेंटिलेशन। तो 500 मल्टीप्लाइड में नॉर्मली 12 होता है लगभग लगभग हमारा रेस्पिरेटरी रेट ऑन एन एवरेज। तो जो हमारी मिनट वेंटिलेशन होती है वो होती है 6 लीटर पर मिनट। समझ आ गया? देखिए, अब जो हमारा ये टाइडल वॉल्यूम है, समझिए, टाइडल वॉल्यूम में जो 150 ml है, देखिए मान लीजिए ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्री है। ठीक, ये बहुत सारी जनरेशन है, बहुत सारी जनरेशन है, बहुत सारी जनरेशन के बाद यहाँ पे हमारा एल्वियोलर सैक है। जो रेस्पिरेशन होगी, ठीक, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो कहाँ पे होगा? वो सिर्फ एल्वियोले में होगा। लेकिन एयर आ गया आ गया, कुछ एयर यहाँ पे रह जाएगा, कुछ एयर यहाँ पे रह जाएगा। ठीक, और ये जो हम इंस्पायर कर रहे हैं एयर, ये वाला हिस्सा उसमें से क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हिस्सा नहीं ले रहा। ठीक, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्री में है, और एक्सचेंज तो सिर्फ कहाँ पे हो रहा है? रेस्पिरेटरी जोन में हो रहा है। ठीक, या अगर हम ऊपर ऊपर से कहें तो एल्वियोली में हो रहा है। ठीक, अब इसमें से कुछ पार्ट तो कहाँ पे है? कंडक्टिंग जोन में है। तो यही हमने कहा कि भाई साहब, जो तुम 500 ml टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हो, इसमें से सारा जो पोर्शन है वो एक्सचेंज में यूज नहीं होगा। ठीक, या वो ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड में यूज नहीं होगा। हमने कहा तो क्या होगा? देखिए, इसमें से जो 150 ml है वो इसी कंडक्टिंग जोन में रहेगा, यानी वो एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेगा। उस पोर्शन को हम बोलते हैं यूजलेस वेंटिलेशन। बिल्कुल, इस वेंटिलेशन का क्या ही काम?
जो हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेट ना कराए, ठीक। या तो इसको हम बोलते हैं यूजलेस वेंटिलेशन, या तो हम इसको बोलते हैं डेड स्पेस वेंटिलेशन, डेड स्पेस वेंटिलेशन, ठीक। इसके बाद 350 ml इसमें से जो बचा वही है हमारा यूजफुल वेंटिलेशन या एल्वियोलर वेंटिलेशन, ठीक। आपको याद हुआ डेड स्पेस वेंटिलेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, अब डेड स्पेस वेंटिलेशन हमें समझ आया कि ये वो एयर है जो यूज नहीं होता, किसमें, जो यूज नहीं होता ऑक्सीजनेट करने में ब्लड को। तो अब इस डेड स्पेस की तीन टाइप है, तीन टाइप की डेड स्पेसेस होती है हमारे अंदर, ठीक। एक तो हो गई एनाटॉमिकल डेड स्पेस। व्हाट इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस? यही जो मैंने आपको कहा, ये जो कंडक्टिंग जोन है, ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जितना एयर इसमें प्रेजेंट होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन उसी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो वही हमने कहा, एयर इन कंडक्टिंग एयरवेज फर्स्ट टू 16 जनरेशन, आपको पता है फर्स्ट जनरेशन से 16 जनरेशन, ठीक। इसके बाद एनाटॉमिकल, अगर आपको ये जनरेशंस अभी तक समझ नहीं आया तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक। अब यही जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है ये कितना होता है, 150 ml, ठीक। आप कहोगे कि आपने कहा कि तीन टाइप की डेड स्पेसेस हैं, और इससे पहले आपने कहा था कि जो डेड स्पेस वेंटिलेशन होता है वो 150 ml होता है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि सारा का सारा 150 ml एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है। तो आप पहले अगला देखिए, एल्वियोलर डेड स्पेस। एल्वियोलर डेड स्पेस कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं होता, ठीक। एक हेल्दी इंडिविजुअल में, जैसे आप, मैं, हम में क्या होता है, हम में सिर्फ होता है कंडक्टिंग एयरवेज में जो एयर पाया जाता है वही होता है सिर्फ हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक। और वो करस्पॉन्ड करता है टू 150 ml ऑफ एयर, ठीक। इसके बाद एल्वियोलर डेड स्पेस, अगर एल्वियोले में क्या हो, कोई हिस्सा ऐसा हो जिसकी क्या नहीं हो रही है, जिसके कारण ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है ब्लड का, एल्वियोले का वो वाला हिस्सा करस्पॉन्ड करता है तो एल्वियोलर डेड स्पेस, ठीक, नेवर फिजियोलॉजिकल। इसके बाद देखिए, अब हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस पढ़ी जो किस में होगा, कंडक्टिंग एयरवेज में होगा। हमने एल्वियोलर डेड स्पेस पढ़ी जो एल्वियोले में होगा। अब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस, ठीक। हेल्दी इंडिविजुअल में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बराबर होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस की, क्योंकि एल्वियोलर डेड स्पेस 0 होता है। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं एक टर्म एल्वियोलर वेंटिलेशन, ठीक। एल्वियोलर वेंटिलेशन हमने देखा था। अब हम क्या पढ़ते हैं, एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट। देखिए भी नाम से ही पता चलता है, एल्वियोलर वेंटिलेशन 350 ml होता है पर मिनट, मतलब 350 ml मल्टीप्लाइड बाई रेस्पिरेटरी रेट, तो ये कितना होता है 350 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 4 लीटर पर मिनट। आपसे कोई पूछे एल्वियोलर वेंटिलेशन कितना होता है तो 4 लीटर पर मिनट, ठीक। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें परफ्यूजन पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा वेंटिलेशन, वेंटिलेशन होता है एयर का लंग्स तक आना, लंग्स से बाहर चला जाना। तो परफ्यूजन क्या होता है, परफ्यूजन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स तक आना और लंग्स से वापस हार्ट में चले जाना, ठीक। तो देखिए ये हार्ट है, मान लीजिए, तो ये ड्राइंग खराब है, ठीक। तो क्या होता है, हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स, व ऑक्सीजनेट होके वापस हार्ट में चला जाता है। तो ये सारा जो सर्किट है इसको हम बोलते हैं परफ्यूजन। क्या बोलते हैं, परफ्यूजन, ठीक। तो बताइए परफ्यूजन में कितना ब्लड आता होगा? आम सी बात है, सारा ब्लड जितना हार्ट पंप करता है उस सबको ऑक्सीजनेट होने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, ठीक। तो हार्ट पंप करता है 5 लीटर पर मिनट, ठीक। तो इतना ही होगा हमारा परफ्यूजन भी, कितना, 5 लीटर पर मिनट। तो हमने कहा परफ्यूजन करस्पॉन्ड्स टू पल्मोनरी सर्कुलेशन पर मिनट, दैट इज 5 लीटर पर मिनट, ठीक। देखिए परफ्यूजन ज़्यादा, जो इसको ज़्यादा एरिया कवर नहीं करना होता है, ठीक, नज़दीक नज़दीक से ही, अनलाइक जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है जिसको पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है उतना इसको सप्लाई नहीं करना होता, तो ये लो प्रेशर सर्कुलेशन होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए अब आखिरी टॉपिक देखते हैं हम इसमें, जो है जोन्स ऑफ लंग, ठीक। लंग में 3 जोन्स होते हैं, ठीक। देखिए ऊपर वाला जोन एपिकल जोन, बीच वाला जोन मिडिल जोन, नीचे वाला जोन बेसल जोन, ठीक। एपिकल जोन जो होता है इसमें आपको याद रखना है, इसमें एल्वियोलर प्रेशर जो होता है वो ग्रेटर होता है देन एट्रियल एंड वीनस प्रेशर। जो मिडिल जोन होता है उसमें एट्रियल प्रेशर ज़्यादा होता है देन एल्वियोलर प्रेशर विच इन टर्न इज ग्रेटर देन वीनस प्रेशर। और जो थर्ड जोन होता है उसमें एट्रियल प्रेशर ज़्यादा होता है देन वीनस प्रेशर, और सबसे कम क्या होता है, एल्वियोलर प्रेशर, ठीक। इसके बाद देखिए क्योंकि इसमें एल्वियोलर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो एल्वियोलर प्रेशर के बहुत ज़्यादा होने के कारण जो इसमें आर्टरीज है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण कुछ भी ब्लड फ्लो नहीं होता है इसमें, ठीक।
इसके बाद जो मिडिल वाला जोन है, इसमें क्या होता है, इसमें पल्सेटाइल ब्लड फ्लो होता है, ठीक, इसको हम वाटरफॉल इफेक्ट भी कहते हैं। और जो बेसल रीजन है, इसमें क्या होता है, इसमें एल्वुलर प्रेशर बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें मैक्सिमम ब्लड फ्लो होता है, ठीक, इसमें मैक्सिमम ब्लड फ्लो होता है। देखिए जो आज का टॉपिक था ये बहुत ही ड्राई था। इसमें मैं आपको क्या समझा सकता हूँ कि लंग के 3 जोन्स होते हैं। इसको किसी भी तरीके से बोलना तो यही है कि लंग के 3 जोन्स होते हैं, ठीक। कौन सा प्रेशर ज़्यादा होता है, कौन सा प्रेशर कम होता है, ये तो याद रखना है, ठीक। एल्वेलर वेंटिलेशन कितनी होती है, परफ्यूजन कितना होता है, ये तो याद रखना है। अब जितना समझने का था वो हमने समझ लिया। आप एक दो बार नोट्स को दोबारा से देख के इन वैल्यूज़ को याद रखिएगा, ठीक। इन कौन सा प्रेशर ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है, इसको याद रखिएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।